नमस्कार दोस्तों, जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत है। मैं पवन मेघवंशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, जिसके अंतर्गत आज अपनी कक्षा 10 विज्ञान की जो बुक है उसका सेकंड लेसन कर रहे थे। उसका टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक के बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल जेबी एजुकेशन हेल्प डेस्क पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पिछली वीडियो अपने जो पढ़ा था इस लेसन का जो फर्स्ट पॉइंट था, जिसके अंतर्गत अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, पाचन तंत्र के बारे में अपने पढ़ा था कि पाचन तंत्र के अंदर क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं, पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो सहायता करते हैं, कौन कौन सी जो ग्रंथियां हैं जिनके बारे में अपने पढ़ा था। ग्रंथियों के अंतर अपने पढ़ा था कि लार ग्रंथि होती है, यकृत ग्रंथि होती है, और पैंक्रिया या अग्न्याशय ग्रंथि होती है जो पाचन तंत्र में सहायता करती है, पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। और उसी लेसन का जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले तो अपने ये दिमाग के अंदर आना चाहिए कि ये मानव जो श्वसन तंत्र है इसके अंतर्गत अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर अपनी बात करें मानव श्वसन तंत्र की, तो मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, मैंने उस पहली वीडियो के अंदर बताया था। तंत्र होता क्या है कि मानव का जो शरीर है वो उसकी जो इकाई है, एक यूनिट है, वो कोशिका होती है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर क्या है, पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। ये मैंने बता दी बात। ठीक है, तो श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो मानव के अंदर जो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, उन अंगों का समूह होता है। तो इस वीडियो के अंदर अपने जो पढ़ेंगे वो मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो कार्य करने वाले ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, उन सब के बारे में अपने इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये उठता है कि ये जो श्वसन होता है, श्वसन क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं। नॉर्मली अगर अपनी बात करें तो अपने क्या पढ़ते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन होता है जी अपने ऑक्सीजन गैस होती है O2, उस O2 को बॉडी के अंदर ले लेते हैं, और O2 को बॉडी के अंदर लेने के बाद क्या करते हैं, जो CO2 गैस होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसको श्वसन कहते हैं। ये जो परिभाषा अपने पढ़ते हैं, ये जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि O2 को अंदर लेना, ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर निष्कासित कर लेने की प्रक्रिया को अपने श्वसन कहते हैं। ये डेफिनेशन अपने पढ़ते हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में। लेकिन अपने अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, तो इसके अंदर अपने थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन अपने इसके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, उसको बताने से पहले, मैं आपको जो पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था पाचन, उसकी तरफ मैं दोबारा लेके जाना चाहूँगा। क्योंकि जो रेस्पायरेशन है वो पाचन और रेस्पायरेशन है वो एक दूसरे से क्या है, पूरक माने जा सकते हैं, कंप्लीमेंट माने जा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अब दोनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताता हूँ। कि श्वसन की अपनी बात करें तो श्वसन क्या होता है, ये O2 बॉडी के अंदर जाके कहाँ काम आती है। हमने ये पढ़ा था कि जब अपने पाचन पढ़ा था कि पाचन, भोजन का पाचन हो गया, और पाचन के बाद में क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है। अब ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं,
ऑक्सीडेशन कहते हैं कि जब भोजन का पाचन हो जाता है, अब उस पाचित भोजन के द्वारा अपने को मिलनी है एनर्जी, और वो एनर्जी जो अपने को मिलती है वो मिलती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में अपने को एनर्जी मिलती है। लेकिन ये एनर्जी कब मिलेगी? जब पाचित भोजन में ऑक्सीजन आकर मिलेगी, वो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीकृत करेगी, यानी कि वो पाचित भोजन है उसकी जो रिएक्शन होगी किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ होगी, तब उसका ऑक्सीकरण होता है। तो उस ऑक्सीकरण के लिए हमारी बॉडी को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होती है ऑक्सीजन। तो हम जब श्वसन के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, वो ऑक्सीजन पाचित भोजन का क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीकरण करती है, और उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हमारे पाचित भोजन से एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो अपने कह सकते हैं श्वसन किसे कहते हैं? कि श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करके बॉडी में जो पाचित भोजन होता है उसकी ऑक्सीकरण में उस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये कौन सी प्रोसेस है? ये प्रोसेस अपनी होती है श्वसन की। और ऑक्सीजन यूज कर ली, उसके बाद में जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो बॉडी के अंदर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसको अपने श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये O2 और CO2 का आदान प्रदान कैसे होता है? तो अगर अपनी बात करें तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होता है। ठीक है, O2 और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो किसके बीच में होता है? ये होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ये होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये होता है एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट के अलावा ये होता है कोशिकाओं के अंदर, यानी कि सेल्स के अंदर होता है। कोशिकाओं के अंदर या सेल्स के अंदर ये होता है। ठीक है, तो ये तो बात आ गई किसकी? ये बात आ गई श्वसन कहते किसे हैं। अब अपनी बात करते हैं श्वसन तंत्र की, कि श्वसन तंत्र में क्या होता है। तो अगर अपनी बात करें मानव श्वसन तंत्र की, तो मानव श्वसन तंत्र को अपने 3 भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर देखा है कि मानव श्वसन तंत्र को अपने 3 भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है ऊपरी श्वसन तंत्र, सेकंड इसके अंदर है निचला श्वसन तंत्र, और थर्ड इसके अंदर है श्वसन मांसपेशियां। 3 भागों के अंदर डिवाइड कर लिया। फर्स्ट हो गया ऊपरी श्वसन तंत्र, सेकंड हो गया निचला श्वसन तंत्र, और थर्ड कौन सा हो गया? श्वसन मांसपेशियां। तो इसके अंदर अपने जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ये जो श्वसन तंत्र के 3 पार्ट हैं, 3 भागों के अंदर अपने इसको अपने डिवाइड किया है, ये कौन कौन से भाग है, किस प्रकार इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो करेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र की, कि ऊपरी जो श्वसन तंत्र होता है वो कौन सा होता है, और इसके अंदर कौन कौन से अंग काम करते हैं, तो इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अपने देखेंगे मानव श्वसन तंत्र का जो डायग्राम अपने सामने है। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है। मानव श्वसन तंत्र का ये डायग्राम है आपके सामने। इसके अंदर अपने क्या देखते हैं? इसके अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, इससे अपने को ये पता चल जाएगा कौन कौन से जो ऑर्गन हैं जो मानव श्वसन तंत्र में काम करते हैं। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो करेंगे यहाँ पे, ये नोजल है हमारी। ये क्या? नोजल या नासिका है, ये भी श्वसन तंत्र का एक पार्ट है। नोजल और नासिका के बाद में ये आती है गर्सनी, गर्सनी या फेरिंक्स जिसको अपने कहते हैं, और उसके बाद में लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स जो होता है ये होता है हमारी जो हम बोलते हैं, हमारी जो साउंड बनती है, यानी कि अपने इसको कह सकते हैं जो स्वर यंत्र जो होता है उसको अपने लैरिंक्स या ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कह सकते हैं। और
ये है हमारी श्वास नली यानी कि ट्रेकिया जिसको अपने कहते हैं, और ये मुख्य अंग है फेफड़े यानी कि लंग्स जिसको अपने कहते हैं, और ये श्वसन यानी कि ब्रोंकाई है, और ये श्वसनिका यानी कि ब्रोंक्यूल है। ठीक है, और ये जो आपको इस प्रकार की ये वाला शेप में दिख रहा है जो अपनी लंग्स है उनके नीचे है। ठीक है, उल्टे यू आकार की जो शेप दिख रही है ये क्या होती है, ये होती है अपना मध्य पट्टिया जिसको अपने कहते हैं डायफ्राम। तो ये ऑर्गन है श्वसन तंत्र के अंतर्गत, अपने इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो करेंगे अपने ऊपरी श्वसन तंत्र की। ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, लैरिंक्स कार्य करते हैं। जैसे दोबारा अपने देखते हैं डायग्राम के अंदर अपने क्या देखेंगे, डायग्राम के अंदर अपने ये देखेंगे कि ये देखो आपके सामने है, ये डायग्राम आपके सामने कि ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग, जैसे इसके अंदर आगे नासिका आ गई एक इसके अंदर ग्रसनी, और इसके अंदर आ जाता है लैरिंक्स। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर जितने भी ऑर्गन आएंगे उसको अपने क्या कहेंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र। और सेकंड जो आपका आता है ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नोज के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर अपने माउथ आ जाता है, ये रहा माउथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर अपने ग्रसनी फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के अंदर अपने स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र कौन सा होता है, निचले श्वसन तंत्र के अंदर जो पार्ट आता है वो कौन सा पार्ट आता है, एक मिनट में इसका थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ आपका निचला श्वसन तंत्र कौन सा है। निचला जो श्वसन तंत्र आपका है वो है ये वाला, कौन सा, ये वाला, जो इसके नीचे वाला पार्ट बच गया जिसके अंदर अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वास नली के बारे में। ये श्वास नली आएगी ट्रेकिया जिसको अपने कहते हैं, और उसके बाद में अपने इसके अंदर पढ़ें ब्रोंकाई या श्वसनिका के बारे में। ये ब्रोंकाई या श्वसनिका आ गई, ये वाली चीज़, ये जो लंग्स के अंदर होती हैं इनको अपने ब्रोंकाई कहते हैं। और इसके अंदर अपने श्वसनी के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के अंदर अपने पढ़ेंगे फेफड़ों के बारे में यानी कि लंग्स के बारे में। ये जो दो लंग्स होते हैं मानव के अंदर, ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन आ जाता है, ये पोर्शन जिसके अंदर अपने श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी और श्वसनिका के बारे में पढ़ेंगे, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, वो आ जाता है निचले श्वसन तंत्र में। तो मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, अपने पढ़ेंगे श्वसन तंत्र की अपनी बात करें तो मानव श्वसन तंत्र को अपने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ रही हैं। पहला अपने जो पढ़ रही हैं, पहला कौन सा पढ़ रही हैं, फर्स्ट अपने पढ़ रही हैं इसके अंदर, फर्स्ट जो अपने पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में। तो ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा, बताया मैंने आपको कि ऊपर जो जैसे माउथ आ गया अपना, ठीक है, जिसके अंदर नोज आ जाता है, ग्रसनी आ जाती है, लैरिंक्स आ जाता है, ये सारे पढ़ेंगे। दूसरा जो अपना पढ़ रहे हैं, दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, दूसरा अपने पढ़ रहे हैं यहाँ पे निचला श्वसन तंत्र। कौन सा, निचला श्वसन तंत्र। और निचला जो श्वसन तंत्र है उस निचले श्वसन तंत्र के अंदर अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, जिसके अंदर अपने फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे श्वसनिका के बारे में, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे श्वासनाल के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपने अब डिटेल से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने जो बात करेंगे वो करेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र की। ऊपरी श्वसन तंत्र की अगर अपनी बात करें तो ऊपरी श्वसन तंत्र में जो आता है सबसे पहला ऑर्गन आता है वो आता है नोज। अपना क्या आता है, नोज। नोज की अगर अपनी बात करें तो नोज में क्या होता है, नोज आप नासिका के बारे में जानते हो कि यह हमारा क्या होता है, पहला श्वसन अंग होता है जो कहाँ खुलता है, हमारी जो नोजल केविटी होती है, नोजल केविटी के अंदर आके खुलता है, यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पतली हड्डी वह झिल्ली के द्वारा 2 भागों में इसको डिवाइड करती हैं अपने, ठीक है, 2 भागों के अंदर इसको डिवाइड करती हैं, जिसको अपने क्या कहते हैं, नासिका गुहा,
का जो पृष्ठ भाग होता है उसको नासाग्रसनी कहते हैं, यानी कि नेजोफेरिंक्स में खुलता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन देखते हैं पतली झिल्ली होने वाले रक्त प्रवाह होता है। ठीक है, इसके अंदर सीलिया पाई जाती हैं और आपसी सहयोग से इसमें क्या होता है, धूलकण परागकण यानी पोलेंस फफूंद आदि को दूर करने शुद्ध करते हैं और इस शुद्धि को पश्चात श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। सेकंड इसका जो पार्ट आता है वो आता है आपका मुख आता है। ठीक है, माउथ के अंदर अपने देखें तो माउथ में देखो क्या है कि मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है, परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी श्वास लेने में काम आता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास से की भांति शुद्ध नहीं होती है। अब ऐसा क्यों होता है? अभी अपनी नाक से सांस लेती हैं वो शुद्ध होती है, जबकि मुख से ली गई सांस शुद्ध नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि अपने अभी ऊपर पढ़ा नासिका के बारे में, नासिका के बारे में, नोज के बारे में, कि नोज के अंदर क्या होती है, पतली महीन बाढ़ भी होती हैं, पतली झिल्ली होती है और उस झिल्ली के अंदर क्या होता है, श्लेष्मा का स्राव होता रहता है। उस श्लेष्मा के कारण जो भी अपने श्वसन लेते हैं तो उस श्वसन वायु के अंदर यदि कोई छोटे कण, धूल के कण आ रहे हैं या कोई अन्य जो जीवाणु आ रहा है वो क्या वो श्लेष्मा के द्वारा चिपक जाता है नाक में। ठीक है, वो क्या हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वायु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है जब अपनी नाक से श्वास लेती हैं। लेकिन अदर एंड अगर अपनी बात करें माउथ से, मुख से अपने जो सांस ले रहे हैं, कई बार अपने देखते हैं जैसे अपने को कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो हमारे जो नसा छिद्र होते हैं वो बंद होने लगती हैं और हमें श्वसन में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या करती हैं, मुख से क्या लेते हैं, श्वास लेती हैं। तो वो जो श्वास है वो क्या होता है, वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध क्यों होता है? क्योंकि जब अपने मुख से श्वास लेते हैं तो मुख में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है कि उस वायु के साथ आने वाले जो रोगाणु होते हैं उनको वो रोक ले, या जो धूल के कण आ रही हैं वो उसको रोक ले। तो ऐसा नहीं होने के कारण जितने भी वायु के कण, वायु के अंदर जो रोगाणु आ रही हैं, जो धूल के कण आ रही हैं, वो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं और वो हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। थर्ड अपने बात करें तो थर्ड बात करते हैं अपनी गर्सनी या फेरिंक्स की, कि गर्सनी एक पेश या चिमनुमा संरचना जो नासिका गुहा में पृष्ठ भाग आहार नली के ऊपर भागते हैं। गर्सनी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसके बारे में अपने पढ़ा था, पहले भी गर्सनी के बारे में अपने पढ़ा था पाचन तंत्र के अंदर, कि गर्सनी जो होती है वो श्वास नली श्वसन तंत्र और जो पाचन तंत्र होता है उन दोनों के लिए काम करती है। ठीक है, दोनों का भाग है ये। गर्सनी के 3 भाग कौन कौन से हैं? एक नासा गर्सनी नेजोफेरिंक्स, दूसरी ओरोफेरिंक्स और तीसरी जो अपनी कंठ गर्सनी या लेरिंगोफेरिंक्स। ठीक है, इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखना गर्सनी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है नासा गर्सनी, दूसरी है मुख गर्सनी और थर्ड है अधोक गर्सनी। नासा गर्सनी मुख गुहिका के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाले गर्सनी का प्रथम भाग है। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा गर्सनी होती मुख गर्सनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख गर्सनी में प्रवेश करती है। मुख गर्सनी से वायु कंठ गर्सनी से होती हुई एपिग्लोटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बनता है क्वेश्चन यहाँ पे कि ये जो वर्ड आया है क्या, कंठ ग्रसनी में क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस लगा होता है। क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस लगा होता है। अब बात ये आती है कि एपिग्लोटिस क्या होता है। एपिग्लोटिस या घंटी ढक्कन जिसको अपने कहते हैं, घंटी ढक्कन क्या होता है। ये घंटी ढक्कन क्या होता है, ये होता है स्पष्ट लिख रहा है पल्लेनुमा लोचदार उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है, लोचदार इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, यानी कि उपास्थि और अस्थि के अंदर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं। अपने अस्थि और उपास्थि के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अस्थि तो कहते हैं अपने हड्डी को, बोन को कहती हैं, और उपास्थि होती है कार्टिलेज। दोनों में डिफरेंस क्या है, अस्थि जो होती है, अस्थि होती है बहुत टफ होती है, सॉलिड होती है, जबकि इसमें लिख भी रखा है कि जो कार्टिलेज होती है वो इलास्टिक होती है, लोचदार होती है, यानी कि अपने इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर मोड़ सकते हैं, यानी मोड़ने पर ये टूटती नहीं है। जबकि अपने बोन को अगर मोड़ने की कोशिश करें तो वो टूट जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एपिग्लोटिस जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो एपिग्लोटिस बनी होती है लोचदार उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद में अपनी बात करें तो जो श्वास नली आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। स्विच का कार्य किससे करती है, स्विच का कार्य इसलिए करती है कि ये दोनों अपने पढ़ा था पाचन तंत्र के अंदर, अपने पढ़ा श्वास नाल होती है एक तो, और एक होती है ग्रास नाल।
ग्रासनाल के अंदर क्या होता है, ग्रासनाल के अंदर भोजन जाता है, श्वासनाल के अंदर जाता है जो अपने O2 लेते हैं वो। तो अब दोनों क्या होती हैं, दोनों एक ही मार्ग में स्थित होती हैं कि दोनों ग्रसनी से जुड़े हुए होती हैं। तो समस्या ये आ जाती है कि यदि अपने भोजन कर रहे हैं तो भोजन कहाँ ना जाए, भोजन ना आ जाए श्वासनाल के अंदर, और जब अपने श्वसन कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन अपने ले रही हैं वो ऑक्सीजन ग्रासनाल में ना जाए। ठीक है, तो इस कार्य को सही ढंग से कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे एक विभिन्न विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसको अपने एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब अपने भोजन करते हैं तो ये श्वासनाल को ढक लेता है ताकि भोजन कहाँ ना जाए, भोजन ना जाए श्वासनाल के अंदर। ठीक है, तो ये एक ढक्कन के रूप में कार्य करता है, ये दोनों के मध्य क्या करता है, स्विच का कार्य करता है। ठीक है, आगे बात समझे। अब नेक्स्ट जो अपने देखते हैं, तो ये बात होगी अपनी किसकी, ये बात होगी अपनी ऊपरी श्वसन तंत्र की। अब जो अपनी बात करने वाले हैं वो करेंगे निचला श्वसन तंत्र यानी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो अपनी बात करेंगे वो किसकी करेंगे, नेक्स्ट अपनी बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या निचला श्वसन तंत्र। तो निचले श्वसन तंत्र के अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे श्वास नली के बारे में, श्वसनी के बारे में, ब्रोंकाई व श्वसनिका के बारे में, या कुपिका और फेफड़े, इन सब के बारे में अपने निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो श्वास नली क्या होती है, ट्रेकिया क्या होती है कि यह करीब 5 इंच लंबी नली होती है। लंबाई इसकी कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 5 इंच के लगभग, जो कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है, और ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि जो श्वास नली होती है, जो ट्रेकिया होती है, उस ट्रेकिया में पाए जाने वाले जो सी आकार के छल्ले हैं वो छल्ले किसके बने होते हैं। तो ये छल्ले भी किसके बने होते हैं, ये भी उपास्थि के बने हुए छल्ले होते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा रखित होते हैं, ये पक्षमापी स्तंभाकार उपकला के द्वारा रखित होते हैं जो उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, ये श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं क्योंकि श्वास नली के बीच बीच में लगे होते हैं, जिसके कारण जो श्वास नली का जो शेप है, जो आकार है, उसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और आसानी से अपने श्वसन कार्य कर पाते हैं। तो ये श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं, साधारण भाषा में बात करें तो। इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वरयंत्र को, स्वरयंत्र यानी कि लैरिंक्स की बात करें तो श्वास नली स्वरयंत्र को ब्रोंकाई से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं और 2 भागों में विभक्त हो जाती होकर फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रसित करती है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है, वो बात क्या, वो बात है अपनी बात करें श्वास नली की। तो श्वास नली जो होती है, श्वास नली क्या करती है, श्वास नली आगे जाके डिवाइड होती रहती है। ठीक है, वो डिवाइड किस प्रकार होती है कि जो श्वास नली होती है वो आगे जाकर प्राथमिक श्वसनी के अंदर, प्राथमिक श्वसनी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिसको अपने श्वसनी या श्वसनिका कहती हैं, और ये जो श्वसनी या श्वसनिका है ये आगे और डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जिसको अपने श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना श्वसनी या श्वसनिका यानी कि ब्रेंकियोल जिसको अपने कहते हैं, और ब्रोंकाई जिसको कहती हैं। ठीक है, तो श्वसनी व श्वसनिका क्या हो गया, मैंने अभी तो बताया आपको कि जो श्वास नली होती है वो आगे जाके डिवाइड होती है, और वो कहाँ पर जाके जुड़ती है, वो जुड़ती है फेफड़ों के साथ। तो आगे से आगे जो डिवाइड हो रही हैं वही क्या है, वो श्वसनी और श्वसनिकाएं हैं। तो सेकंड पार्ट अपना कौन सा आ गया, वो आ गया श्वसनी व श्वसनिकाएं। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं और की श्वसनी विभक्त होती हैं। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी शाखाएं जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहती हैं बंट जाती हैं। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनियों में विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनी यानी कि ब्रोंकियोल में बंट जाती है।
ठीक है, पता चलेगा ना अब ये क्या कह रहा है। दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में कि ये देखो क्या कह रहा है कि जो श्वास नली थी वो दाईं और बाईं ओर जाकर कहाँ किस में विभक्त हो जाती है, प्राथमिक श्वसनी में विभक्त हो जाती है। किस में विभक्त हो जाती है, ये हो जाती है प्राथमिक श्वसनी में। यानी कि जो श्वास नली थी वो फेफड़ों में जाके जुड़ती है, और फेफड़ों में दाईं और बाईं दो अपने फेफड़े होते हैं, तो उस फेफड़ों में पहले क्या प्राथमिक श्वसनी में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो प्राथमिक श्वसनी होती है, ये प्राथमिक श्वसनी आगे और डिवाइड हो जाती है, जिनको अपने कहते हैं द्वितीयक श्वसनी या सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये फिर डिवाइड होती है और किसका निर्माण करती है, तृतीयक श्वसनी का निर्माण करती है। और ये तृतीयक श्वसनी भी क्या आगे छोटी छोटी बिल्कुल बारीक श्वसनिकाओं में बंट जाती है, जिसको अपने कहते हैं ब्रोंकियोल। ठीक है, आगे बात समझिए। तो एक बार और बता देता हूँ कि ये क्या होता है, अपने पढ़ा श्वास नाल के बारे में। श्वास नाल जो होती है वो कहाँ पर जाके जुड़ती है, श्वास नाल जुड़ती है फेफड़ों के अंदर जाके, और फेफड़ों के अंदर जाने पर ये क्या है, आगे जाके डिवाइड होती रहती है, डिवाइडेशन इसका होता रहता है। ठीक है, वो डिवाइडेशन क्या करता है, पहले बनाता है क्या, प्राथमिक श्वसनी, फिर वो प्राथमिक श्वसनी डिवाइडेशन होता है उनका, फिर द्वितीयक श्वसनी का निर्माण होता है, द्वितीयक श्वसनी से फिर तृतीयक श्वसनी का निर्माण होता है, और तृतीयक श्वसनी फिर छोटे छोटे श्वसनिकाओं के अंदर बंट जाती है और ब्रोंकियोल का क्या करते हैं, निर्माण करती है। और ये जो ब्रोंकियोल होते हैं फेफड़ों में फैले रहते हैं, हर ब्रोंकियोल आगे चल के छोटी सीमांत ब्रोंकियोल में विभक्त होती है, और ये ब्रोंकियोल मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है, जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है, और इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती हैं, और गैसों का विनिमय इन कुपिकाओं के माध्यम से होता है। ये बहुत बढ़िया बात है अभी। ठीक है, कौन सी बात बढ़िया है, ये बात बढ़िया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कि गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है, कि श्वसन की प्रक्रियाओं में जो गैसों का विनिमय होता है ना, वो कहाँ पर होता है, वो कुपिकाओं के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, कुपिकाओं के अंदर होता है, एल्वोलाई जिसको अपने कहते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, और ये एल्वोलाई या कुपिकाएं होती क्या हैं, आपने पढ़ा कि जो श्वास नली होती है वो बार बार विभाजित होती है, जिसके कारण प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी का निर्माण होता है, और तृतीयक श्वसनी भी की छोटी छोटी आगे जाकर विभाजित होती रहती है, और छोटी छोटी श्वास जो ब्रोंकियोल के अंदर विभक्त हो जाती है। ठीक है, और ये ब्रोंकियोल भी क्या है, आगे चलकर छोटी जो टर्मिनल ब्रोंकियोल में विभक्त हो जाती है, और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल हो जाता है वो मिलकर क्या कर लेती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती है वृक्षनुमा। ठीक है, ट्री शेप्ड हो जाती हैं, और इनकी जो प्रत्येक छोर होता है, जो अंतिम सिरा होता है, एंड पार्ट जो होता है, उस एंड पार्ट पर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसको अपने कुपिका या एल्वेलोई कहते हैं, और इन एल्वेलोई के माध्यम से ही गैसों का एक्सचेंज होता है। तो आगे बात समझिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली कौन सी संरचना के माध्यम से होता है, तो वो संरचना कौन सी है, वो जो संरचना है उसको अपने कहते हैं कुपिका या एल्वेलोई कहते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, उसके बाद में अगर अपनी बात करें तो बात करते हैं अपने लंग्स की या फेफड़ों की। उसके बाद में किसकी बात करते हैं, लंग्स या फेफड़ों की। फेफड़ों की अगर अपनी बात करें तो फेफड़े होती हैं मानव शरीर के अंदर, दो फेफड़े होते हैं। कितने, दो। ठीक है, तो फेफड़े क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं बहुत ही अपने कह सकते हैं मुलायम होते हैं, कोमल होती हैं, और ये होती हैं लगभग गुलाबी रंग की होती हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, और ये होते कितनी है, ये होती हैं दो, जो कहाँ पे होते हैं, जो वक्षस्थल होता है उसके दाईं और बाईं भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और फेफड़े क्या होते हैं, असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्त वाहिनियों, ठीक है, इनसे मिलकर बनी होती हैं, जिसके अंदर लचीले तंतु होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में अपने ऊपर पढ़ा है। अब अगर अपन बात करें कि अपने पढ़ा है दो प्रकार के फेफड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपनी बात करें, एक फेफड़ा होता है दाहिना फेफड़ा और एक होता है बायां फेफड़ा। ठीक है, तो ये दे रखा है कि दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि जो राइट लंग्स होता है वो जो लेफ्ट लंग होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, साइज में छोटा होता है।
ठीक है, लेकिन चौड़ाई उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और पुरुषों के जो फेफड़े होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़े क्या होती हैं, भारी होती हैं। और बायां फेफड़ा 2 खंडों में और दाहिना फेफड़ा जो होता है वो 3 खंड में विभक्त होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बताई है इसने कि जो बायां फेफड़ा होता है उसके अंदर 2 लोब्स होती हैं, 2 खंड होती हैं। और जबकि जो दायां फेफड़ा होता है उसके अंदर 3 खंड होती हैं, इनको 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। बाएं फेफड़ों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक खंड में कई क्या होते हैं, उपखंड होते हैं। और प्रत्येक उपखंड कई अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती हैं और जिनमें श्वास नली की शाखाएं, धमनियां और शिराओं की शाखाएं विभाजित होकर एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। और प्रत्येक फेफड़ा क्या होता है, बना किसका होता है, प्रत्येक फेफड़ा बना होता है स्पंजी ऊतकों का। किसका बना होता है, प्रत्येक फेफड़ा बना होता है स्पंजी ऊतकों का, जिसमें कई कैपिलरीज क्या होती हैं, एक तो होती है कोशिका और एक होती है केशिका। इसमें अंतर क्या होता है, बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है केशिकाएं, कैपिलरीज। तो एक तो होती है केशिका और एक होती है कोशिका। क्या होती है, एक होती है कोशिका। तो कोशिका के बारे में तो मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बता दिया है कि कोई भी सजीव है, उस सजीव की जो संरचनात्मक, क्रियात्मक और जननात्मक जो इकाई होती है उसको कोशिका कहती हैं। लेकिन ये केशिका या कैपिलरीज क्या होती है, तो केशिका या कैपिलरीज क्या होती है, ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, बहुत ही, जैसे अपनी हमारे हेयर होती हैं, हेयर से भी पतली क्या होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जो किसमें पाई जाती हैं, ये नलिकाएं पाई जाती हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, तो इनको अपने केशिकाएं कहती हैं। तो फेफड़े क्या होती हैं, स्पंजी ऊतकों से बनी होती हैं और जिसमें क्या केशिकाएं पाई जाती हैं और करीब 30 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, 30 मिलियन, यानी बहुत ज़्यादा हो गई है 30 मिलियन, तो बिलियन मिलियन आप जानते होंगे। कोशिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंक्यूल के आखिरी सिरे पर पाई जाती है और ये असंख्य केशिकाओं से घिरा रहता है। और कोशिका में सल की उपकला की पंक्तियां पाई जाती है जो केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। आई बात समझ में। तो ये बात की अपने लंग्स की, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या होते हैं। मानव शरीर की अगर अपनी बात करें तो लंग्स मानव शरीर के अंदर 2 होते हैं। ठीक है, जो किसके बने होते हैं, जो कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग की अपने कह सकते हैं, और जो वक्ष तल में पाए जाते हैं दाएं और बाएं भाग में। और इनके नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है जिसको अपने मध्यपट्ट भी कहते हैं। ये मध्यपट्ट क्या करता है, मध्यपट्ट श्वसन में सहायता करता है, क्योंकि जब अपने श्वसन लेती हैं तो इसके अंदर अपने 2 प्रकार की प्रक्रियाएं पड़ती हैं श्वसन के अंदर। एक होती है शिथिलन की अवस्था, एक होती है संकुचन की अवस्था। तो ये क्या करता है, शिथिलन और संकुचन करता रहता है, जिसके कारण जब अपने श्वसन करते हैं तो फेफड़ों का आयतन कम और ज़्यादा होता रहता है, जिसके कारण अपन आसानी से क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया को करते रहते हैं। फेफड़ों की अगर अपनी बात करें, मानव लंग्स की बात करें, तो बात करते हैं अपने दाएं और बाएं फेफड़े की। तो दायां जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में तो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन दाएं फेफड़े की जो चौड़ाई होती है वो बाएं फेफड़े से थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेल्स होते हैं, मेल के अंदर जो लंग्स होते हैं वो क्या होती हैं, फीमेल्स के लंग्स क्या होते हैं, थोड़ी भारी होती हैं। और जो राइट जो लंग्स होता है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं और जो वो लेफ्ट जो लंग्स होता है उसके अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं, जो आगे से आगे डिवाइडेशन इनका होता रहता है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की कुटका के बारे में, एल्वोलाई के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपनी बात करते हैं तीसरे पार्ट की। अपने 2 पार्ट पढ़ लिए, यहाँ पे याद है कि आपको अपने कितने पार्ट पढ़ लिए, अपने पार्ट पढ़ लिए 2। किसके, श्वसन तंत्र के। फर्स्ट अपने बड़ा ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपने बड़ा नासिका के बारे में, नोज के बारे में, अपने पढ़ा मुख के बारे में, अपने पढ़ा गर्सनी के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में अपने पढ़ा, लैरिंग्स के बारे में अपने पढ़ा। उसके बाद अपने निचला श्वसन तंत्र यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर अपने श्वास नली के बारे में, श्वसनिका के बारे में और लंग्स के बारे में बात कर ली है। अब तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है श्वसन मांसपेशियों का। तीसरा पार्ट कौन सा आता है, तीसरा पार्ट अपना आता है श्वसन मांसपेशियों का। तीसरा पार्ट कौन सा आता है, श्वसन मांसपेशियों का।
ठीक है, या अपने जिसको कह सकते हैं रेस्पिरेटरी जो मसल्स होती हैं उनके बारे में। तो फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है और ये मांसपेशियां क्या करती है, श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट या डायफ्राम उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? डायफ्राम या मध्यपट, जिसके बारे में अपने पहले बात कर ली है, जो कहाँ होता है, लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है। मध्यपट क्या कंकाल पेशी से बनी हुई पतली चादरनुमा संरचना होती है। किससे बनी होती है? कंकाल पेशी से बनी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो अपने क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मध्यपट है, ठीक है, या अपने कह सकते हैं डायफ्राम है, वो किस प्रकार की संरचना है? तो ये होती है अपने कह सकते हैं कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना होती है। ठीक है, जो वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है, मध्यपट के संकुचन से वायु नलिका से होती है फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है तथा शिथिलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती है। इनके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं जो मध्यपट के संकुचन व स्थिलन में मदद करती हैं। तो मुख्य जो पेशी होगी वो कौन सी है? वो तो अपना मध्यपट हो गया, जिसको अपने डायफ्राम कहते हैं। और सेकंड अगर अपनी बात करें तो जो पसलियां होती हैं हमारी, रिब्स जो होती हैं, उस रिब्स के अंदर भी कुछ इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। उस मसल्स के द्वारा भी वो श्वसन में भी क्या करती है? सहायता करती है। तो ये बात अपने जो की है वो की श्वसन तंत्र की, जिसके अंतर्गत अपने जो 3 भागों के अंदर इसको डिवाइड करके पढ़ा, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और जो श्वसन मांसपेशियां उनके बारे में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है श्वसन का क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं श्वसन के अंतर्गत। तो अगर अपनी बात करें श्वसन के अंतर्गत, तो फुफ्फुसीय वायु संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकालने की ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के श्वसन तंत्र वायुमंडल कुपिका मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट तथा मध्यपट के संकुचन का उपयोग करता है और इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। यानी कि यहाँ पे क्या करता है, एक विशेष प्रकार का दबाव काम करता है। कौन सा? गैस जो अपने कह सकते हैं ऋणात्मक दबाव प्रवणता नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, ये काम करता है। क्योंकि जब दबाव कम होगा तो बाहर का जो दबाव ज़्यादा होगा वायु का, उस वायु दाब के अंतर के कारण जब बॉडी के अंदर वायु दाब कम होगा और जो अपना एनवायरनमेंट है उसके अंदर वायु दाब ज़्यादा होगा, तो आसानी से क्या है, वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर आएगी और श्वसन में सहायता करेगी। और इस कार्य के अंतर्गत जो मध्यपट होता है वो संकुचित होता है और इसमें सहायता करता है। ठीक है, तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 2 स्तरों में संपादित होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पायरेशन। तो सबसे पहले अपनी बात करती हैं बाह्य श्वसन किसे कहती हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की अपनी बात करें तो इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं तक कुछ केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। यह कैसे होता है कि जो हवा से भरी कुपिकाएं हैं, ठीक है, कुपिकाएं कहाँ होती है? कुपिकाएं होती है लंग्स के अंदर, और जो केशिकाएं हैं यानी कि कैपिलरीज जो हैं उनमें रक्त प्रवाह होता है। और ये क्या होता है? गैसों के आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है ये। ठीक है, तो बाह्य श्वसन किन किन के मध्य होता है? बाह्य श्वसन होता है कुपिकाओं और जो कैपिलरीज है उनके मध्य आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है, यानी कि थोड़ा बहुत दबाव का जो होता है वो अंतर होता है और उस कारण क्या होता है, इन दोनों के मध्य आपस में एक्सचेंज हो जाता है गैसों का। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अपने कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। सेकंड अपना जो है वो आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पायरेशन। इसमें गैसों का जो विनिमय होता है केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य डिफ्यूजन यानी कि विसरण के माध्यम से होता है। ठीक है, तो आंतरिक श्वसन किन के मध्य होता है? आंतरिक श्वसन जो होता है वो होता है जो अपने टिश्यूज होते हैं और जो केशिकाओं के में प्रवाहित रक्त है, ब्लड है, जो कैपिलरीज के अंदर बह रहा है, उन ब्लड और ऊतकों के मध्य डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। अब बात आती है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का अर्थ ये होता है कि अपनी जो कह सकते हैं कोई भी जो द्रव है या गैस है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करता है तो उस प्रोसेस को अपने विसरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंतरिक श्वसन के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो होता है विसरण के द्वारा।
ठीक है। तो ये अपने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा, अपने पढ़ा रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, कि रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से अपने कह सकते हैं कि अंग काम करते हैं, जिसको अपने 3 भागों के अंदर डिवाइड करके पढ़ा, जिसके अंतर्गत अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपने जो पढ़ा वो पढ़ा अपने नासिका के बारे में, यानी कि नोज़ के बारे में। उसके बाद में अपने मुख के बारे में पढ़ा, मुख के बाद अपने घर्षणी के बारे में बात की, जिसके अंदर अपने एक विशेष प्रकार की संरचना के बारे में पढ़ा, यानी कि एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ा। स्वर यंत्र के बारे में अपनी बात की। स्वर यंत्र के बाद में अपनी बात की निचले श्वसन तंत्र की, और निचले श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपने श्वास नली, श्वसनिका, ब्रोंक्योल और लंग्स के बारे में बात की। और उसके बाद में अपने श्वसन श्वसनिकाओं की बात करते हुए मध्य पट के बारे में पढ़ा, और मध्य पट के बाद में अपने श्वसन का क्रिया विज्ञानी की फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत अपने 2 प्रकार के स्तरों के बारे में बात की। बाह्य श्वसन के बारे में अपने पढ़ा। बाह्य श्वसन के अंतर्गत अपने क्या पढ़ा कि जो गैसों का विनिमय होता है, वो जो वायु कोशिकाएं होती हैं और जो कोशिकाओं में प्रवाहित जो ब्लड होता है उनके मध्य क्या होता है, थोड़ा दबाव का अंतर हो जाता है, जिसके कारण उनके मध्य गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, जिसको अपने बाह्य श्वसन कहते हैं। और सेकंड अपने पढ़ा आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, जो उत्तक होती हैं और जो कैपिलरीज होती हैं उनमें विसरण के माध्यम से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये आज अपने बात कर ली है रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। यदि फिर भी इसके अंदर कुछ समझने वाली बात हो, ठीक है, कोई किसी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो वीडियो के बारे में तो आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।